हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज फिर हम केमिस्ट्री में अपने एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है रबड़। प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉलीमर्स यानी बहुलक के बारे में जाना था। उस लेक्चर में हमने बहुत सारे बहुलकों के बारे में जाना और बहुकलन, एकलक यानी अणु, इन सब के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे रबड़ के बारे में। दोस्तों, जो रबड़ होता है वो भी एक प्राकृतिक बहुलक ही है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? जो सदाबहार वन होती हैं, सदाबहार वन, भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाई जाती हैं और कुछ वृक्षों से हमें प्राप्त होती हैं। और एक दूध सा होता है और उस दूध को कहते हैं लेटेक्स। जो प्राकृतिक रबड़ होती है दोस्तों, उसे बहुत कम ही सामान बनाए जाते हैं, लेकिन अगर प्राकृतिक रबड़ में कुछ कार्बन या फिर कुछ और केमिकल्स उस पर क्रियाएं की जाए, उन क्रियाओं से और बहुत सारे पदार्थ बन सकते हैं। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। रबड़ भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाला एक प्रकार के वृक्ष से प्राप्त होता है। तो हमें रबड़ कहाँ से मिलती है? भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों से हमें ये रबड़ प्राप्त होती है या मिलती है। आगे देखिए, इस दूध को लेटेक्स कहा जाता है। तो जो रबड़ होते हैं वो हमें दूध की फॉर्म में मिलती है। कुछ दूध जैसा होता है कुछ, और उस दूध को क्या कहते हैं? लेटेक्स। शुरू में यह जायरे और अमेज़न के वनों में जंगली उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता था। तो स्टार्टिंग में ये कहाँ होती थी इसकी फसल, या फिर कहाँ पाया जाता था? जायरे और अमेज़न के वनों में। और फिर इसके बाद, और इसलिए ही इसे वाइल्ड रबड़ कहा जाता है। तो इसे वाइल्ड रबड़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जंगलों में पाया जाता है, जंगल उत्पाद के रूप में इसे प्राप्त किया जाता था जायरे और अमेज़न के वनों से, इसलिए इसे वाइल्ड रबड़ के नाम से जाना जाता है। फिर जायरे और अमेज़न से ये दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ जाने लगी, के बगानों में चली गई। 20वीं सदी के आरंभ में मलाया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के अन्य देशों के बगानों में इसकी कृषि प्रारंभ की गई, जो बगानी रबड़ मीन्स प्लांटेशन रबड़ के नाम से जाना जाने लगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? ये मलाया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के अन्य देशों में भी बगानों में इसकी कृषि या खेती की जाने लगी और इसे बगानी रबड़ या प्लांटेशन ऑफ रबड़ के नाम से भी जाना जाने लगा। तो आपके सभी बातें ध्यान में रखनी है कि जो रबड़ होती है उसे वो भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाई जाती है और उस दूध को क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। और सबसे पहले ये कहाँ से प्राप्त होती थी? जायरे और अमेज़न के वनों से, और इसे वाइल्ड रबड़ भी कहा जाता है। फिर उसके बाद ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के अन्य देशों में इसकी कृषि की जाने लगी। तो आपको ये सभी बातें ध्यान में रखनी है। अब आता है कि रबड़ कितने प्रकार की होती है। जो रबड़ होती है दोस्तों, वो 2 प्रकार की होती है। रबड़ 2 प्रकार की होती है। पहला है प्राकृतिक रबड़, वो रबड़ जो हमें प्रकृति से मिलती है, या फिर नेचुरल रबड़। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त रबड़ को प्राकृतिक रबड़ कहा जाता है। तो जो रबड़ हमें प्राकृतिक स्रोतों यानी प्रकृति से, नेचर से मिलती है, उसे प्राकृतिक रबड़ कहते हैं। प्राकृतिक रबड़ काफ़ी मुलायम होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। तो जो प्राकृतिक रबड़ होती है वो काफ़ी मुलायम होती है, लेकिन फिर उसमें बाद में कार्बन मिलाया जाता था कि इसे कठोर बना सके। तो यहाँ पर से एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्राकृतिक रबड़ होती है उसे कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें कार्बन मिलाया जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का बहुलक है।
तो यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो प्राकृतिक रबड़ है, नेचुरल रबड़ है, वो किन अणुओं से मिलकर बनी है, या फिर उसका बहुलक क्या है, उसका एकलक, एकलिक मीन्स अणु, बहुलक तो क्या है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो प्राकृतिक रबड़ का एकलक, अणु या फिर बहुलक क्या है, तो वो है आइसोप्रीन। आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से दोस्तों दो क्वेश्चन पुटअप होते हैं। पहला तो ये कि प्राकृतिक रबड़ में क्या मिलाया जाता है कि जिससे यह कठोर हो जाती है, तो वो है कार्बन। और दूसरा, प्राकृतिक रबड़ का जो बहुलक है वो क्या है, वो है आइसोप्रीन। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, और इसका सूत्र क्या आता है आइसोप्रीन का, C5H8। ये इसका आइसोप्रीन का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। और इसका प्रयोग कहाँ होता है, ट्यूब, टायर आदि बनाने में इसका प्रयोग होता है। तो जो प्राकृतिक रबड़ होती है उसका प्रयोग होता है ट्यूब, टायर आदि बनाने में। रबड़ आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि जो प्राकृतिक रबड़ है वो किसमें आसानी से घुल जाता है, तो वो है कार्बन डाइसल्फाइड। प्राकृतिक रबड़ कार्बन डाइसल्फाइड में आसानी से घुल जाता है। तो जो प्राकृतिक रबड़ है, नेचुरल रबड़ है, ये कार्बन डाइसल्फाइड में आसानी से घुल जाती है, इसलिए इसकी रिएक्शन है जो वो सल्फर से भी होगी। तो यहाँ से देखिए, प्राकृतिक रबड़ प्लस सल्फर, जब हम प्राकृतिक रबड़ की रिएक्शन करवाएंगे सल्फर के साथ और उसे हीट देंगे, मीन्स गर्म करेंगे, तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वल्कनीकरण। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ अभिक्रिया करवाकर उसे हीट देंगे या गर्म करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, वल्कनीकरण। एग्जाम में एक बार आया था कि जो वल्कनीकरण है वो क्या होता है। तो वल्कनीकरण एक प्रोसेस होती है जिसमें प्राकृतिक रबड़ की अभिक्रिया करवाएंगे सल्फर के साथ और उसे हीट करेंगे, गर्म करेंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और इसके बाद रबड़ निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार का रबड़ का उपयोग दस्ताना, रबड़ बैंड बनाने में किया जाता है। तो इस प्रोसेस से, वल्कनीकरण जो प्रोसेस है, इससे क्या होता है, जो रबड़ है उसका जो आकार है वो निश्चित हो जाता है, निश्चित आकार ग्रहण कर लेती है ये रबड़। और इसका उपयोग कहाँ पर होता है, दस्ताना मीन्स ग्लव्स और जो रबड़ बैंड होती हैं इन बनाने में इसका प्रयोग होता है। आपने देखा होगा जो ग्लव्स वगैरह या फिर रबड़ बैंड होती हैं, अगर आप उनको खींचोगे तो वो शेप में आ जाएंगी और छोड़ने पर वापस उसी शेप में चले जाएंगी। वो खींच सकते हैं, तो क्यों खींच जाते हैं, वल्कनीकरण प्रोसेस के कारण ही वो ऐसी होती हैं कि हम जितना चाहे उन्हें रबड़ को, उसको दस्ताने हैं जो और रबड़ बैंड है उनको खींच सकते हैं, वल्कनीकरण प्रोसेस के कारण ही। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो प्राकृतिक रबड़ है वो हमें नेचर से प्राप्त होती है और ये काफ़ी मुलायम होती है और उसे कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है। और उसका एकमात्र जो बहुलक है वो क्या है, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन इसका एकमात्र बहुलक है जिसका उपयोग होता है ट्यूब, टायर आदि बनाने में। और जो रबड़ है वो आसानी से किसके साथ प्रक्रिया कर लेती है, किसमें घुल जाती है, किसमें घुल जाती है, कार्बन डाइसल्फाइड में आसानी से घुल जाती है। और वल्कनीकरण क्या होता है, जब प्राकृतिक रबड़ सल्फर के साथ अभिक्रिया करके उसे गर्म किया जाता है तो वल्कनीकरण कहते हैं इस प्रोसेस को। और इस वल्कनीकरण प्रोसेस के कारण जो रबड़ है वो अपना निश्चित आकार ग्रहण कर लेती है और उसका उपयोग कहाँ होता है, दस्ताना और रबड़ बैंड वगैरह बनाने में इसका प्रयोग होता है। तो आपको ये सभी बातें ध्यान में रखनी है। अब आता है संश्लिष्ट रबड़ या फिर सिंथेटिक रबड़। एक हमने पढ़ा प्राकृतिक रबड़ जो हमें नेचर से मिलती है और दूसरा है संश्लिष्ट रबड़ या सिंथेटिक रबड़ जो मानव निर्मित है या मैन मेड है।
तो कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रबड़ को संश्लिष्ट रबड़ कहा जाता है। तो जो हमें कृत्रिम स्रोतों से जो रबड़ मिलती है उसे संश्लिष्ट रबड़ या सिंथेटिक रबड़ कहते हैं। कृत्रिम रबड़ के विकास का श्रेय मैथ्यूस एवं हैरिस को जाता है। तो जो कृत्रिम रबड़ है उसको बनाने का श्रेय किसको जाता है? मैथ्यूस या हैरिस एवं हैरिस। तो आपको ध्यान रखना है, मैथ्यूस एवं हैरिस ने इसका विकास किया था। उन्होंने आइसोप्रीन को सोडियम के साथ 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर प्रतिक्रिया करवाकर प्राकृतिक रबड़ के सदृश बहुलक प्राप्त किया, जो कि संश्लिष्ट रबड़ कहलाता है। तो इसमें देखिए, जो ये संश्लिष्ट रबड़ है इसमें नेचुरल रबड़ का कोई काम नहीं है। उसने सिर्फ क्या किया? आइसोप्रीन क्या है? प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। तो आइसोप्रीन को इन्होंने सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई, कितने ताप पर? 60 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिक्रिया करवाकर एक पॉलीमर बनाया, जो कि संश्लिष्ट रबड़ कहलाता है, मीन्स सिंथेटिक रबड़ कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आइसोप्रीन को सोडियम के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिक्रिया करवाकर संश्लिष्ट रबड़ का निर्माण किया है। अब कुछ और सिंथेटिक रबड़ हैं। यहाँ पर 4 सिंथेटिक रबड़ हैं, लाइक नियोप्रीन रबड़ है और ब्यूना एस रबड़ और थायकोल। ये कुछ सिंथेटिक रबड़ है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है नियोप्रीन रबड़। तो नियोप्रीन क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं इसके बहुलक यानी अणु या फिर एकलक कि ये किन अणुओं से मिलकर बनी है। तो वो है क्लोरोप्रीन या 2-क्लोरोब्यूटाडाइन। इन दो अणुओं से या फिर एकलक से मिलकर यह बनी है। एग्जाम में ऑप्शन में इनमें से कोई एक दे दिया जाता है, मोस्टली तो ये क्लोरोप्रीन ही दिया जाता है। फिर भी आपको दोनों ध्यान में रखने हैं, क्लोरोप्रीन और 2-क्लोरोब्यूटाडाइन दोनों ही इसके बहुलक हैं या फिर अणु है या एकलक है। आगे है, इसका उपयोग विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत तार, खनिज तेल ले जाने वाले पाइप में, कन्वेयर बेल्ट में किया जाता है। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? विद्युत रोधी पदार्थ क्या होता है? विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं जिनमें से विद्युत पास नहीं होती, जो कि विद्युत के कुचालक होती हैं। और विद्युत तार का मतलब है, आपने देखा होगा घरों में जो वायर होती है उसके ऊपर रबड़ की वायरिंग होती है, जो रबड़ की परत होती है वही होती है नियोप्रीन रबड़। और खनिज तेल ले जाने वाले पाइप में, और कन्वेयर बेल्ट होती है, कन्वेयर बेल्ट में एक बेल्ट होती है और उसके दोनों तरफ पुली लगी होती है, बीच उसमें सामान फिक्स किया जाता है, सामान फिक्स करने में इसका प्रयोग होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है ब्यूनो एंड रबड़। इसका एकलक क्या होता है? ब्यूटाडाइनाइट्रिन। आपको ध्यान रखना है, ब्यूनो एंड रबड़ का एकलक होता है ब्यूटाडाइनाइट्रिन। और जो ब्यूना एस रबड़ है उसका एकलक होता है ब्यूटाडाइनस्टाइलिन। और फिर उसके बाद थायकोल रबड़ का होता है डाइक्लोरोइथेन प्लस पॉलीसल्फाइड। तो आपको ये सभी ध्यान में रखनी है, जो एकलक होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो ब्यूनो एन का रबड़ का क्या है? ब्यूटाडाइनटाइट्रिन। और जो ब्यूनो एस रबड़ है उसका है ब्यूटाडाइनस्टाइलिन। और थायकोल का है डाइक्लोरोइथेन प्लस पॉलीसल्फाइड। तो आपको ये सभी ध्यान में रखने हैं। अब आता है नोट। यहाँ पर नोट देखिए, थायोकोल रबड़ को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलकर रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जो थायोकोल रबड़ होती है उसको ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलकर, मतलब कि जो
विदाउट ऑक्सीजन वाले जो रसायन होते हैं उनके साथ में मिलकर किसमें इसका प्रयोग होता है, रॉकेट के जो इंजन होती है और ठोस ईंधन के रूप में इसका प्रयोग होता है। किसका, थायोकोल रबड़ का। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो अब तक हमने जो रबड़ होती है उसके बारे में जाना कि रबड़ क्या होती है, और जो रबड़ हमें सदाबहार वनों से मिलती है। फिर उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा कि जो रबड़ है वो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रबड़ और संश्लिष्ट रबड़। फिर उसके बाद हमने नियोप्रीन रबड़ और ब्यूना एन रबड़, ब्यूना एस रबड़ इनके बारे में जाना, थायोकोल रबड़ के बारे में पढ़ा। और जो दूध होता है, दूध का जो पदार्थ, दूध ऐसा जो चिपचिपा होता है उसे क्या कहते हैं, लेटेक्स। तो आपको ये सभी बातें ध्यान में रखनी है। आगे आता है रेसे यानी फाइबर्स। तो क्या होता है रेसा या फाइबर्स क्या होते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये वे श्रृंखला युक्त ठोस जिनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा सैकड़ों या हजारों गुना अधिक हो, रेशे या फाइबर कहलाते हैं। तो क्या होता है रेसा, आपने देखा ही होगा, जो धागा आप ले लीजिए, किसी कपड़े का धागा ले लीजिए, जो धागा होता है वो काफ़ी लंबा होता है लेकिन उसकी चौड़ाई नहीं होती, वो सिर्फ उसकी लंबाई होती है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि जो लंबाई होती है वो चौड़ाई की अपेक्षा सैकड़ों या हजारों गुना अधिक होती है, और इसे ही हम फाइबर कहते हैं। रेशे के फाइबर के कपड़े होते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है बात। अब आती है प्राकृतिक रेशा। जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो होते हैं सेलुलोज, रेशम, ऊन, कपास। सेलुलोज होता है, सेलुलोज के कपड़े होते हैं। फिर रेशम जो कि कीट होता है उससे मिलते हैं, और ऊन और जो कपास यानी कॉटन होती है वो सिर्फ प्राकृतिक रेशे हैं। और ऊन और कपास हमें पेड़ों से मिलती है, और जो रेशम होता है वो कीट से मिलती है, और सेलुलोज हमें। तो आपको सभी चारों ही ध्यान में रखने हैं, सेलुलोज, रेशम, ऊन और कपास। अब आता है अर्ध कृत्रिम रेशा। अर्ध कृत्रिम रेशा, जो कि अर्ध मतलब यहाँ पर क्या है कि जो अर्ध कृत्रिम रेशा का मतलब है कि ना तो प्राकृतिक है पूरी तरह और ना ही पूरी तरह कृत्रिम है, वो अर्ध कृत्रिम रेशा है। जैसे कि रियोन है। रियोन कैसे बनता है, जब सेलुलोज की रिएक्शन करवाई जाती है NaOH के साथ और H2SO4 के साथ, तब रेयोन बनता है। मीन्स सेलुलोज क्या है, सेलुलोज प्राकृतिक रेशा है, और फिर उसमें क्रियाएं करवाकर उसमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मिलाकर क्या बनाया जाता है, रेयोन। इसलिए इसे अर्ध कृत्रिम रेशा कहते हैं, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रेशा सेलुलोज भी है और जो मानव निर्मित है NaOH और H2SO4 ये सभी केमिकल्स भी हैं। तो इससे बनता है रेयोन। और इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग होता है कपड़ा बनाने में और कालीन बनाने में, बेड की चादर आदि बनाने में इसका प्रयोग होता है। तो आपको ये सभी बात ध्यान में रखनी है। अब आता है संश्लिष्ट रेशा, नायलॉन। वो था अर्ध कृत्रिम, जो ना ही पूरी तरह प्राकृतिक और ना ही कृत्रिम है। लेकिन अब आता है संश्लिष्ट रेशा यानी जो कृत्रिम है, मैन मेड है, वो होता है नायलॉन। जो नायलॉन होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शहरों के या देशों के शब्दों से मिलकर बना है। लाइक न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क का NY और लंदन का LON से मिलकर बना है नायलॉन। तो आपको यह ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है कि जो नायलॉन है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो न्यूयॉर्क का NY और लंदन का LON से मिलकर बना है नायलॉन। नायलॉन ऐसे छोटे छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। तो नायलॉन कैसे बनता है, जो कार्बनिक अणु होते हैं उनके बहुलीकरण से बनाया जाता है। अब आता है नायलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा था। तो जो नायलॉन है वो
सबसे पहला कृत्रिम रेशा है जो मानव ने बनाया है, मैन मेड है सबसे पहला। और उसका निर्माण है वो कब हुआ था? सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। और ये सबसे पहला है रेशा है नायलॉन। तो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि जो सबसे पहला कृत्रिम रेशा कौन सा है, वो है नायलॉन, जो कब बनाया गया था? 1935 ईस्वी में। तथा व्यापारिक सतह पर 1939 में महिलाओं के लिए जुराबें बनाई गई थी। और सबसे पहले 1939 में इससे क्या बनाया गया था? जुराबें बनाई गई थी महिलाओं के लिए, ग्लव्स वगैरह बनाई गई थी। और इसका प्रयोग कहाँ होता है नायलॉन का उपयोग मछली पकड़ने के जाल में, पैराशूट के कपड़े में, टायर, दांत, ब्रश, पर्वतारोहण के लिए रस्सियाँ आदि बनाने में इसका प्रयोग होता है। तो जो मछली पकड़ने वाला जाल होता है वो नायलॉन से बना होता है, और जो पैराशूट का कपड़ा होता है वो भी नायलॉन से बना होता है। टायर, दांत में जो वायर होती हैं वो भी नायलॉन से बनी होती हैं। ब्रश में जो ब्रश होता है वो भी नायलॉन से बना होता है, और रस्सियाँ वगैरह भी नायलॉन से बनी होती है। तो आपको ये सभी ध्यान में रखना है कि जो नायलॉन है उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अब आता है पोलिस्टर। देखिए यहाँ पर नाम से ही दिख रहा है पोलिएस्टर किसमें? पोली मीन्स मैनी, ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा एस्टर हो या फिर बहुत सारे एस्टर हो। इसे इंग्लैंड में विकसित किया गया था। तो सबसे पहले पॉलिस्टर का निर्माण कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में इसका निर्माण हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो पॉलिस्टर है वो इंग्लैंड में विकसित किया गया था। और आपने सुना ही होगा पॉलिस्टर की साड़ी होती है और पॉलिस्टर का सूट होता है, तो ये वो वाला पॉलिस्टर है। इसे संश्लिष्ट करने के लिए 2 हाइड्रोक्सिल समूह युक्त कार्बन यौगिक की अभिक्रिया 2 कार्बोक्सिलिक समूह की यौगिक के साथ की जाती है। तो यहाँ पर क्या मतलब है? जो 2 हाइड्रोक्सिल यानी जो OH है उसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है? 2 कार्बोक्सिलिक यानी COOH के साथ करवाई जाती है। हाइड्रोक्सिल तथा कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एस्टर समूह बनता है। तो जब हाइड्रोक्सिल यानी OH और कार्बोक्सिलिक यानी COOH की रिएक्शन या अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है? एस्टर का समूह बनता है। जैसे कि नाम से ही दिख रहा है पोलिएस्टर यानी पोली मीन्स मैनी और एस्टर होता है जिसमें बहुत सारे एस्टर हो। तो ये एस्टर से मिलकर बना है इसलिए इसमें एस्टर है। तो आपको ये बात ही ध्यान में रखनी है कि पॉलिएस्टर किससे मिलकर बना है। अब आता है, चूँकि इससे रेशे में अनेक एस्टर समूह होती हैं इसलिए इसे पॉलिएस्टर कहते हैं। तो ये तो वही बात है कि जो इसके समूह में एस्टर होते हैं अनेक, इसलिए इसे पॉलिएस्टर कहते हैं। और पॉलिएस्टर का उपयोग कपड़े के रूप में, पाल नौकाओं का पाल बनाने में, अग्निशमन में प्रयुक्त होज पाइप आदि बनाने में किया जाता है। तो इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? जो कपड़े के रूप में होता है और साथ ही में जो पाल नौकाओं के पाल बनाने में और फायर वगैरह में जो पाइप होती है उसमें होता है। इन सब में इसका प्रयोग होता है। आपको इसकी बात ही ध्यान रखनी है। अब आता है कार्बन फाइबर। ये भी एक रेशा ही है। इसका निर्माण संश्लिष्ट रेशे को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिसे रेशे अपघटित होकर कार्बन फाइबर उत्पन्न करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो कार्बन फाइबर है वो कैसे बनता है। तो जब जो संश्लिष्ट रेशा है उसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी विदाउट ऑक्सीजन गर्म किया जाता है तो यह रेशा अपघटित होकर कार्बन फाइबर बनाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब संश्लिष्ट रेशे को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह रेशा अपघटित होकर कार्बन फाइबर बनाता है।
और इसका उपयोग अंतरिक्ष यान तथा खेलकूद की सामग्री बनाने में होता है। और इसका प्रयोग कहाँ होता है? और इसका उपयोग होता है अंतरिक्ष यान तथा खेलकूद की कोई भी सामग्री बनाने में इसका प्रयोग होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने रबड़ के बारे में जाना, प्राकृतिक रबड़, संश्लिष्ट रबड़, और फिर रेसे के बारे में पढ़ा, कार्बन फाइबर और पॉलिस्टर के बारे में जाना। तो आगे के लेक्चर में हम एटम्स के बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।